हाय एंड वेलकम टू द फादर्स एंड यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। इस सेशन के अंदर हम रिकर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसपे हम उसके बेसिक टाइप्स और बेसिक वर्किंग को जानेंगे। और इस रिकर्जन के बिहाफ पर आने वाले डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना हमारे लिए मजीद आसान रहेगा। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले एज यूजुअल बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियस तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर्स एंड सीएस से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद आप वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fathers पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब हम प्रोग्रामिंग मेथड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। द फर्स्ट अप्रोच हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच है, जिसके जरिए से हम फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ द सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम फाइबोनाची नंबर्स, फैक्टोरियल, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी आइटरेटिव लूप के जरिए से सॉल्व किया जा सकता है। तो फैक्टोरियल के लिए एज वी नो, कोई नंबर है उसे इंडिकेट करने के लिए 5 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैथमेटिकली लिखा जाएगा। तो उसका मतलब ये कि इस 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 होगा। तो बिहाफ ऑफ दिस अगर आप देखें तो आइटरेटिवली लूप में वैल्यूज को डिक्रीज किया जा रहा है एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन सेम टेक्निक्स को हम रिकर्जन्स के तहत भी कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट ये आता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी आइटरेटिव वे से करना बेहतर होता है। लेकिन सम सिनेरियोज पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वहां पर आइटरेटिव वे कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो हम वहां पर प्रेफर करते हैं रिकर्जन्स के मैथड को। अब रिकर्जन्स के मेथड्स को हम समझने से पहले उसके कुछ बेसिक नोटेशन समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ दी रिकर्जन क्या हो सकते हैं। एक रिकर्जन वो है जिसे हम फोर्सली अपने प्रोग्रामिंग के मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मेथड एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द रिकर्जन वो हो सकता है जो इंटरनल मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम किसी कोड को चलाने के लिए कर रहा होता है। तो ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि वो रिकर्जन और हम जो बना रहे होते हैं वो रिकर्जन क्या है। दोनों ही सेम है, लेकिन वो इंटरनल प्रोसेस के जरिए से हो रहा होता है, ठीक है, जो विंडोज पे या रैम के साथ प्रोसेस पे बनाया गया है। और एक वो रिकर्जन है जो हम फोर्सली बना रहे हैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए, जो आइटरेटिव के जरिए से नहीं हो रहा था, ठीक है। पहली बेसिक चीज हम ये सीखी। अब स्पेसिफिकली रिकर्जन क्या है वो समझना है हमें। सो द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ रिकर्जन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फंक्शन अपने आप को ही बार बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म पर कॉल कर रहा हो, इट इज सेड टू बी अ रिकर्जन। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन, और उस फंक्शन को जो ये काम परफॉर्म कर रहा होता है, इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। Using a recursive algorithm, certain problem can be solved quite easily. So there are different kind of the problems जिसे अगर हम recursion या recursive functions के जरिए solve कर रहे हो तो वो काफ़ी आसानी से वो problem resolve हो सकती है। वैसे different है, लेकिन famous जो problems है टावर ऑफ हेनॉय है, ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, के प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें भी रिकर्जन्स के जरिए से सॉल्व किया जा सकता है। ट्री ट्रावर्सल है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ग्राफ है, यानी ट्री एंड ग्राफ के अंदर भी कुछ ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें रिकर्जन्स के जरिए से सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिक रिकर्जन हमने समझ लिया। अब जब हम खुद कोड कर रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक को या सिंटैक्स को इस्तेमाल करते हुए, तो वहां पर रिकर्जन मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या दो टाइप्स में एक्सप्लेन होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ डायरेक्ट रिकर्जन, राइट, एंड द अनदर वन इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो अब हमें समझना होगा कि डायरेक्ट रिकर्जन क्या है और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या है। So the direct recursion occur when a function directly call itself, यानी जब डायरेक्टली एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, that is said to be a direct recursion। इस डायरेक्ट रिकर्जन में फर्दर इसके दो टाइप्स हैं, टेल रिकर्जन एंड नॉन टेल रिकर्जन। अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखेंगे, उसके प्रोग्रामिंग को भी जानेंगे। द नेक्स्ट स्टेप से यार, इन दिस रिकर्जन there may be more than one function and they are calling one another in a circular manner। तो डायरेक्ट रिकर्जन्स में तो ये सारी चीजें आ गई, लेकिन नेक्स्ट सिनेरियो है कि एक रिकर्जन्स की टाइप इस तरह से हो सकती है जिसमें डायरेक्टली वे पर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, यानी एक के अंदर एक फंक्शन कॉल ना हो रहा हो, बल्कि मल्टीपल फंक्शन एक दूसरे को एज लाइक अ चेन कॉल कर, ठीक है। जो यहाँ मेंशन भी है कि देयर मे बी अ मोर देन वन फंक्शन एंड दे आर कॉलिंग वन अनदर, यानी ए बी को कॉल कर रहा है, बी सी को कर रहा है और सी दोबारा ए को कर रहा है। तो इस सिनेरियो में इनडायरेक्ट रिकर्जन पहली टाइप आती है। इसी तरह से नेस्टेड रिकर्जन, यानी एक रिकर्जन के अंदर दूसरा रिकर्जन फॉर्म हो रहा है, वो किस तरह से, एंड एक्सेसिव रिकर्जन, ये कुछ टाइप्स हैं। चलिए जी, टेल से स्टार्ट करते हैं। टेल रिकर्जन क्या और वो कैसे वर्क करता है। सो द टेल रिकर्जन, इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ and that recursive call is the last statement in the function,
देन इट इज नोन एज अ टेल रिकर्जन। यानी टेल रिकर्जन वो है सिंपली जो रिकर्जन फंक्शंस अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है अपने अंदर रहते हुए। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन, then it is known as a tail recursion. After that, call the recursive function perform nothing, यानी उसके बाद जब वो लास्ट में कॉल हो जाएगा फंक्शन के अंदर तो उसके बाद फर्दर वो चीज परफॉर्म नहीं करेगा। So this function has to process or perform any operation at the time of the calling, and it doesn't nothing at return time, यानी it does nothing at the returning time. What does it mean? अगर हम एग्जाम्पल को देखें जिसमें हम टेल रिकर्जन्स को परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपली एक फंक्शन है, इधर वो सिंटैक्स किसी का भी हो सकता है, सी, जावा, सी प्लस प्लस व्हाटएवर, हम सी प्लस प्लस में सिंटैक्स को प्रॉपर्ली लिख भी रहे होंगे अभी। तो एक फंक्शन है fun के नाम से, एक पैरामीटर वो n ले रहा है। हम फंक्शंस के इनसाइड पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पहली कंडीशन चेक की कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो n को आप प्रिंट करवा दो, ठीक है, n की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद मैंने फंक्शन के अंदर ही अपने फंक्शन को कॉल किया और हर एक नेक्स्ट स्टेप पर मैं n में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये रिकर्सिवली क्या कर रहा है बार। इसका मतलब ये हुआ है कि रिकर्जन में फर्स्ट टाइम पेरेंट जो फॉर्म है यानी फंक्शन का जो अपर एरिया वो कॉल होगा और वो वेट करता रहेगा इनर पार्ट को। इनर पार्ट जब तक इंटरटेन नहीं होगा फंक्शन बाय इटसेल्फ वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेल बन रही है फंक्शंस की, ठीक है। और नेक्स्ट जब ये फंक्शन टेल को कंप्लीट कर लेगा तो मेन मेथड पे जाकर मैंने x की वैल्यू दी, यानी x का मतलब है n की वैल्यू दी और फंक्शन के अंदर उसे पास करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर इस फंक्शन की कॉलिंग स्ट्रेटेजी देखें, सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ 3 के साथ फर्स्ट स्टेप पर। जैसे ये कॉल हुआ तो फंक्शन के मुताबिक क्योंकि तो मैंने 3 पास किया, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 3 प्रिंट हो गया, ठीक। जैसे प्रिंट हुई वैल्यूज तो n-1 के रिस्पेक्ट से अब इसकी वैल्यू 2 हो गई सेकंड स्टेप पे, ठीक है। अब फंक्शन 2 यानी 2 के पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है, 2 वैल्यू प्रिंट हुई, फिर 1 हो गई थर्ड स्टेप पे, थर्ड में 1 प्रिंट हुई और फिर 0 फॉर्म पर वो वापस आ गया। यानी वो स्टेप्स जो टेल के फॉर्म पर रिटर्न हो रहे थे वो वैल्यूज 3, 2, 1 के फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब सेम कोड को हम रन करके भी देखते हैं कि इधर ये सेम स्ट्रैटेजी कोडिंग के फॉर्मेट पे कैसे चल रही है। देखें, हमने सबसे पहले टेल 1 के नाम से क्लास बनाई, फाइल बनाई हुई है, फंक्शन बनाया, सेम लॉजिक के साथ कोड लिखा मैंने, सेम वैल्यूज पास की है, ठीक है। हम इसे रन करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने इसे रन किया, लेट्स सी, ओके, आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। And here it is 3, 2, 1, ठीक है। यही वैल्यूज अभी हमने देखी थी, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से टेल की वैल्यू चली, ठीक है। 3, 2 and 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो जाहिर सी बात है n पर वो चीजें बेस कर रही, तो बिग ऑफ n और बिग ऑफ n ही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर होगी अकॉर्डिंग टू द टेल, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीजें जान रहे हैं, आगे जाएंगे तो हम इसी रिकर्जन्स के फॉर्म को यूज कर रहे होंगे मल्टीपल टाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेड टेल, ठीक है, या हेड रिकर्जन जिसे नोन टेल भी कहा जा रहा होता है। इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ एंड द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट, नॉट द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट द लास्ट स्टेटमेंट इन दिस फंक्शन, देन इट इज नोन एज द हेड रिकर्जन। अगर हम प्रीवियस टेल रिकर्जन को देखें तो वहां पर कहा गया था लास्ट स्टेटमेंट, जबकि यहाँ कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के अंदर फंक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉल किया जाएगा, राइट। तो ऐसे रिकर्जन अप्रोच को आप हेड रिकर्जन या नॉन टेल रिकर्जन कह रहे होते हैं। So there is no statement, no operation before the call. The function doesn't have to process or perform any operation at the time of the calling, and all the operation are done at the returning time. यानी जितने भी operations हैं वो returning time पर perform हो रहे हैं, ठीक है। कोड अभी हम देखेंगे। अगर मैं उसी लॉजिक को यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँ जैसे हम टेल पे देख रहे थे, तो यहाँ पर नॉन टेल पे क्या हो रहा है, वैल्यूज ऊपर से नीचे की तरफ तो रन हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन या प्रिंटिंग वैल्यूज जो होगी वो बॉटम से अप की तरफ। कैसे? देखिए, सेम फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट स्टेप पर, 3 वैल्यूज उसने स्टोर की, ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप पर आ गया, फिर सेकंड पर वैल्यूज डिस्प्ले होती है 1 पर, और 1 के बाद 0 हो जाती है और 1 स्टेप। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप्स पे चल रहा है तो वैल्यूज इस फॉर्म पे डिस्प्ले होगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। कोड देख, राइट, हियर इट इज अ कोड, सेम कोड है, लेकिन हमने अभी नोन टेल पे देखा कि वो फर्स्ट में अपने आप को कॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो इनिशियली फंक्शन के अंदर हमने कंडीशन लगाई और बिफोर प्रिंटिंग हमने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल कर ली ताकि हेड रिकर्जन या नॉन टेल अप्रोच इस्तेमाल की जा सके। अब होगा क्या, n की वैल्यू जैसे ट्रू होगी वो प्रिंट करने से पहले ही वैल्यूज को बार बार क्या कर रहा होगा, रिकर्सिवली यूज कर रहा होगा उस वक्त तक जब तक ये कंडीशन कंप्लीट ना हो जाए। और जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो जितनी वैल्यूज फॉर्मेट में या रिकर्सिव वे पर स्टोर हुई होगी, ठीक है, वही स्टेप्स और वैल्यूज प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। यानी पहले एग्जांपल में 3, 2, 1 प्रिंट हो रहा था, अब ये 1, 2, 3 फॉर्म पे प्रिंट होगा, ठीक है।
अब हमने मेन पर आकर इन चीज़ों को वैसे ही कॉल कर लिया, प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक, जैसे मैंने रन किया तो हियर इट इज आउटपुट। ठीक है, ये तो हमारे पहले कोड का था, देखें अभी ये दूसरा नॉन टेल रन हुआ और इसका आउटपुट आ गया 1 2 3। और ये कैसे आया, क्योंकि ये नॉन टेल है, इसकी वैल्यूज टॉप से बॉटम की तरफ चली, तो 1 2 और 3 तीनों वैल्यूज आ गई। सेम स्ट्रेटजी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन भी होगी। तो हमने दो बेसिक टाइप्स देख लिए हैं रिकर्जन्स के, टेल एंड नॉन टेल। अब ट्री रिकर्जन, एक्चुअली ट्री रिकर्जन होती तो टेल और नॉन टेल की बिहाफ पर ही है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम अपने डेटा को या अपने वर्क को के फ्लो को ट्री के बिहाफ पर रिप्रेजेंट होता हुआ देखते हैं। अ ट्री रिकर्जन, टू अंडरस्टैंड ट्री रिकर्जन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड लीनियर रिकर्जन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फॉर वन टाइम, एक ऐसा फंक्शन जो रिकर्सिव पे अपने फंक्शन को कॉल करे सिर्फ एक ही दफा, देन इट इज नोन एज अ रिकर्जन of the linear form. Otherwise, if a recursive function calling itself more than one time, then it is said to be known as the tree recursion. यानी एक से ज्यादा दफा कॉल कर रहा है तो वो ट्री रिकर्जन। कैसे, अगर आप सेम एग्जांपल देखें जो अभी हमने परफॉर्म किया, तो ट्रेसिंग ट्री ऑफ द रिकर्जन फंक्शन किस तरह से बन रहा है, 3 हमने कॉल किया, फिर 3 पे वैल्यूज प्रिंट हुई, फिर ये सेकंड फॉर्मेट पे चला गया, यानी फंक्शन की वैल्यू 3 से रिड्यूस होकर 2 आ गई। सेम स्ट्रैटेजी में ऐसा हो सकता है कि 2 की दो पॉसिबिलिटीज बने, एक पॉसिबिलिटीज ये वाली हो और एक पॉसिबिलिटीज ये वाली हो। फिर 2 से 1 गया, 1 के फर्दर दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, फिर 0 के फर्दर दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इस तरह से दो सब ट्रीज बनी जो कि कंप्लीट तमाम पॉसिबल आउटकम्स को बता रही है इस रिकर्जन्स के टाइम। तो मैथमेटिकली तो ये इंटरनल वर्क करेगा, लेकिन हमें फ्लो का पता होना चाहिए, ठीक है। ये फ्लो ट्री का उस वक्त बनेगा जब मल्टीपल टाइम एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा हो, और अगर सिर्फ वो वंस टाइम ही करेगा तो वो लीनियर फॉर्म ऑफ द रिकर्जन रहेगा। Okay, next one, nested. As the name suggests, in this recursion, a recursive function will pass the parameter. Okay, will pass the parameter as a recursive call. This means recursion inside recursion. Let's see the example to understand this one. ये बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकर्जन के अंदर ही मैंने रिकर्जन को कॉल कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, हम फंक्शन मैथ में जब लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब मैं लिखना चाह रहा हूं कि जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर भी ये फंक्शन आ जाए। तो ये जो मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया ना यहाँ पे, ये फॉर्मेट कहला रहा है नेस्टेड फॉर्म ऑफ द रिकर्जन। और इस नेस्टेड फॉर्म के जरिए से भी अब हम अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे होते हैं जो आइटरेटिव वे से नहीं होता। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। ओके, इस कोड में हमने क्या किया, देखिए सिंपली एक फंक्शन है हमारे पास fun के नाम से, हमने एक पैरामीटर n लिया और हमने सबसे पहले टेस्ट किया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप रिटर्न कर दो n-10, ठीक है। और जब आप रिटर्न कर रहे होगे तो इस कंडीशन के बिहाफ पर अगर ये फॉल्स होती है तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे फंक्शन बाय इटसेल्फ इनसाइड अ फंक्शन n+11, यानी फंक्शन की वैल्यूज पहले चेक हो गई और फिर हम नेस्टेड फॉर्म पे ही बता रहे हैं कि फंक्शन को दोबारा से टेस्ट करो फंक्शन n+11 के साथ। तो ये प्रोसेस रिकर्सिव वे पे मल्टीपल टाइम चले। क्यों ना हम इस चीज को टेस्ट कर लें, ठीक है, ड्राई रन करके देख लें कि एक्चुअली ये ड्राई रन होने के बाद आउटपुट किस तरह से लेकर आ रहा हो, ठीक है। इस वक्त हम इनपुट की वैल्यूज क्या पास कर रहे हैं, 95, यानी फंक्शन के यहाँ पे हमने 95 पास किया। अब हम इस रिकर्सिव अप्रोच के साथ जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो क्या होता है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम अपने स्लाइड पर आते हैं। ओके, हियर इट इज। सबसे पहले हमने जो वैल्यूज 95 पास की है उसके मुताबिक हम इसको ड्राई रन करते हैं। देखिए, सबसे पहले 95 वैल्यू पास हुई, तो जब 95 वैल्यूज पास हुई तो इसका मतलब है पहली कंडीशन में n इज ग्रेटर देन 100 की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि n की वैल्यूज 95 है, ठीक। तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम इस कंडीशन पे चले जाएंगे कि रिटर्न करो फंक्शन को फंक्शन ऑफ n+1। तो क्या यहाँ पर ऐसे ही किया गया, इस स्टेप को देखें अगर आप, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ, देखो फंक्शन में ये किया गया। अब जब 95 + 11 किया गया तो इस स्टेप्स पे 96 वैल्यूज पर मुझे 106 मिला। अब ये 96 कैसे हुआ, देखो, क्योंकि जब ये नेक्स्ट वैल्यू चली तो नेक्स्ट वैल्यूज पर ये बन गया 106। तो 106 के मुताबिक मुझे क्या करना है, जब इसी अप्रोच पे ये दोबारा चलेगा तो n की वैल्यू अब ग्रेटर देन 100 हो गई, तो अब क्या होना चाहिए, उससे 10 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो 106 से जब मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 96 के फॉर्म पर आ गया वापस, ठीक है, 95 से 96 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हम 96 के साथ एज अ इनपुट जा रहे हैं, दोबारा चेकिंग हुई 96 पे, फॉल्स है, दोबारा मैं यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, 96 + 10, तो जब 96 + 11 उस बिहाफ पर 107 हो गया, ये देखें 107।
जब इसके मुताबिक 107 पे दोबारा टेस्ट करूंगा तो n माइनस 10 के जरिए से वो दोबारा से क्या बन जाएगा 97, हियर इट इज 97। सेम स्टेप चलती जा रही है, वैल्यूज चलती जा रही है, ठीक है, हम दो स्टेप से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ये वो 98 हुआ, ठीक है, फिर ये 99 हुआ, फिर ये 100 हुआ, और 100 के बाद ये 101 आ गया। अब 101 पे क्या हो रहा है, देखो 101 पे ये हुआ कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ तो n इज ग्रेटर देन 100 पे था, तो 100 तक की वैल्यूज पे ये तो कंडीशन हमेशा फॉल्स है। लिहाजा ये 101 हुआ तो 101 पे पहली कंडीशन मुझे ट्रू मिल गई, यानी n इज ग्रेटर देन 100। जी हाँ, ऐसे ही। तो वो क्या करेगा, n माइनस 10 पे वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। तो 101 से जब हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यूज क्या बन गई 91, एंड एक्चुअली 91 विल बी द आंसर। तो नेस्टेड रिकर्जन से हमें यह समझ में आया कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ द नेस्टेड। तो उससे क्या हो रहा है, पेरेंट वेट कर रहा है, पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है किस चीज का, कि जो इनर पार्ट है वो अपनी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वैल्यूज को रिटर्न कर दे। यही वजह है कि हम मुसलसल रिकर्सिवली प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, और जब ये सारी वैल्यूज हो गई तो उसने रिटर्न करके यहाँ पर 91 डिस्प्ले करा। एंड इट इज मेंशन्ड नेस्टेड रिकर्जन, output 91 digits is read showing that the order in which the call are made। तो ये सारे स्टेप्स वैसे मैंने श्योरली यहाँ पर मेंशन कर दिए, एंड होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट नेस्टेड का समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम कोड पे वापस चलते हैं। अब हम इस कोड को भी रन कर लेते हैं। ओके, इट्स वर्किंग फाइन नाउ। तो आगे चलेंगे। ये सेम ट्री है जो यहाँ पर क्लियरली दिखाई जा रही है। अभी ये सारी ट्री की वर्किंग हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ओके, द सेकंड लास्ट जो इनडायरेक्ट रिकर्जन के नाम से, इनडायरेक्ट का बाय नेम ही वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी दूसरे फंक्शंस के जरिए से इन अ फॉर्म ऑफ द सर्कुलर मैनर यहाँ पर रिकर्जन हुई है। सो इन दिस सिनेरियो ऑफ द रिकर्जन देयर मे बी मोर देन वन फंक्शन एंड दे आर कॉलिंग वन अनदर इन अ सर्कुलर मैनर। From the above diagram or the below diagram, you can say function A is calling function B, and function B is calling function C, and function C is calling a function A. Thus, it's make a circle. Here it is. Function A is calling B, B is calling C, and C is calling A. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच बता रही है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और रिकर्सिवली एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। यानी फंक्शन A वेट कर रहा है कि फंक्शन B अपनी वैल्यूज रिटर्न करे, B वेट कर रहा है कि C अपनी वैल्यूज रिटर्न करे, और C वेट कर रहा है B के लिए, जबकि A वेट कर रहा है C के लिए। तो तीनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, रिकर्सिवली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी एक कोड एग्जांपल देखते हैं, ये फ्लो ऑफ वर्क हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये indirect.c++ के नाम से फाइल है। ये सारी चीज़ें वैसे मैं ब्लॉग पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, फंक्शन A यहाँ पर मौजूद है पहला। इसके अंदर हमने कहा कि n की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो n को प्रिंट कराओ, और उसके बाद इन साइड पे क्या करो, फंक्शन B को कॉल करो और n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, जबकि फंक्शन B की सिग्नेचर टॉप पर मौजूद है। ठीक है, और फंक्शन B कहाँ पर है, फंक्शन B एक्चुअली है तो A के अंदर मैंने इसे डिपेंडेंट कर दिया B के n-1 के। ठीक है, B पे चलते हैं। B पर मैंने आने के बाद देखा कि B के अंदर वैल्यूज को प्रिंट किया जा रहा है और उसको डिपेंडेंट किया जा रहा है कि n-2 पे वेट करो, यानी n-2 को रिटर्न कराते रहो A के अंदर यहाँ पर और उसको रिजॉल्व करते रहो। तो दो से हमने सर्कुलर मैनर यहाँ पर बनाया है। अब होगा क्या कि जैसे ही मेन के अंदर मैंने फंक्शन A को कॉल किया और 20 इनपुट के साथ, तो 20 वैल्यूज यहाँ पर पास हुई, n की वैल्यू ग्रेटर है, जी हाँ है, n की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब फंक्शन B पे चला गया, B पे कह रहा है n-1 करो। जब मैं B पे जाता हूँ तो 20 पास हुआ यहाँ पर। ठीक है, n की वैल्यूज प्रिंट हुई और अब ये दोबारा A पे चला गया, यानी एक दूसरे को ये कॉल कर रहे हैं। तो होगा क्या, अगर मैं सिर्फ A और B के रिस्पेक्ट से देखूं तो होगा यूं कि A वेट कर रहा है B का और B वेट कर रहा है A का। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही कंटिन्यूअसली आइट्रेशन एक दूसरे को कॉल कर रही है, तो जैसे ही ये एंड होगा वह अपनी तमाम वैल्यूज A को दे देगा और उसके बाद A अपनी तमाम वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा रिकर्सिवली। ठीक है, तो बिहाफ ऑफ दिस अगर मैं इसे रन करूं, राइट, सो हियर इट इज आउटपुट। ठीक है, तो रिकर्सिवली हमने देखा कि 20, 19, 9, 8, 4, 3 एंड 1। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वैल्यूज डिवाइड होती जा रही है, फंक्शन A की तरफ जा रही है, फिर फंक्शन A से B की तरफ जा रही है, और ये एक ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें ये जो क्राइटेरिया वो फॉल्स हो रहा है। और ये क्राइटेरिया फॉल्स होने का मतलब ये है कि रिकर्जन स्टॉप हो गई, और जब रिकर्जन स्टॉप हो गई तो हम 1 पर आकर अपने आइट्रेशन को या प्रिंटिंग ऑफ द वैल्यूज को ब्रेक डाउन होता हुआ देख रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्ट रिकर्जन का अप्रोच क्या था। हम कोड की एग्जांपल के साथ भी उसे बेसिक कोड से समझ रहे हैं
ताकि इम्प्लीमेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ द वर्किंग क्लियरली हमें समझ में आए। एंड द लास्ट थिंग कि एक्सेसिव रिकर्जन क्या है, लेकिन अगर उसी फ्लो को जो अभी मैंने आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाया था कि ट्रेसिंग ऑफ द रिकर्जन ऑफ इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि 20 वैल्यूज फर्स्ट स्टेप पर 20 वैल्यूज लेकर आ रही है, फिर 19, फिर 9, फिर 8, 4, 3, 1 एंड यहाँ पर जाकर हमारा जो टर्मिनेशन क्राइटेरिया रिकर्जन का वो आकर हो रहा है और उसमें वैल्यूज रिटर्न हो रही है, तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करा रही है। तो अगर आप गौर देखें तो इसमें फ्लो जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ है और टॉप से बॉटम पे हमने फर्स्ट टाइप पे यहाँ पे देखा था कि वो टेल रिकर्जन। तो टेल रिकर्जन के जरिए से हम अपने फंक्शन को इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट का फ्लो होता हुआ देखा है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द रिकर्जन इज एक्सेसिव रिकर्जन। ये एक्चुअली एक अप्रोच है, ये टाइप नहीं है, बल्कि इस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि जहां पर हम अपने रिकर्सिव अप्रोच को इनफाइनाइट होता हुआ देखते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? एक्सेसिव रिकर्जन आल्सो नोन एज द अनबाउंडेड रिकर्जन और इनफाइनाइट रिकर्जन अकर व्हेन अ रिकर्सिव फंक्शन डजंट प्रॉपर्ली रीच अ बेस केस और द टर्मिनेशन कंडीशन। बेस केस का मतलब होता है जहां से उसने स्टार्ट किया या जहां पर वो एंड हो जाए, ठीक है, वो हमारा बेस केस होता है। तो इस टाइप के अंदर इनफाइनाइट रिकर्जन चलती है जिसके बेस पर अपने बेस केस पे या टर्मिनेशन क्राइटेरिया पे कभी आ ही नहीं पाता है। तो लैंडिंग टू एन इनफाइनाइट लूप ऑफ द रिकर्जन कॉल, दिस कैन रिजल्ट इन अ स्टैक ओवरफ्लो एरर्स एंड प्रोग्राम टर्मिनेशन ड्यू टू द एग्जॉस्शंस ऑफ द कॉल इट्स स्टैक्स। यानी जाहिर सी बात है जब इनफाइनाइट चल रहा होगा तो स्टैक्स जो मेमोरी है वो ओवरफ्लो होती रहेगी और आपका प्रोग्राम एग्जॉस्ट होगा स्टैक को प्रोसेस करने के लिए। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, this type of the recursion is called a excessive recursion. So here is another definition. A recursive method is excessively recursive. It repeats computational for the some parameter values, यानी जाहिर सी बात है computational power भी required होगी। अगर आप Fibonacci numbers के sequence को देखें तो ये एक infinite systems की values को produce कर सकता है क्योंकि there are numbers kind of the Fibonacci number, लेकिन अगर हम स्पेशली एक count बना दे तो ही वो limit values दे सकता है। यानी मैं बता रहा हूँ कि 6 के क्राइटेरिया में Fibonacci numbers डिस्प्ले करो या प्रिंट कराओ, जो हम बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर सीखते हैं कि हम फैक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, Fibonacci नंबर्स कैसे करवा सकते हैं। तो अगर आप 6 से देखें तो 6 से 5 की एक सब ट्री बन रही है, 4 की बन रही है, 4 से 2 एंड 3 की, फिर 3 से 0 एंड 1 की, फिर इसी तरह 3 से 1 एंड 2 की। तो इस सब ट्री से सब ट्री बनती जा रही है और सब ट्री से मजीद सब ट्री बन रही है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यूज को इनफाइनाइट करूं यानी बढ़ाता रहूं तो अब आपकी ट्री एक्सपेंड होती जाएगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि देयर आर नंबर्स काइंड ऑफ द नंबर्स एग्जिस्ट एज अ टाइप ऑफ द Fibonacci नंबर्स। तो ये ट्रीज इनफाइनाइट होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सेक्शन में जाना, सेक्शन लॉन्ग जरूर हुआ लेकिन हमने बेसिक अप्रोच समझ ली कि रिकर्जन क्या है, किस तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट से क्या मुराद है, हम आइटरेटिव अप्रोच को क्यों इस्तेमाल करते हैं और रिकर्जन से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि हम सम सिनेरियो पर रिकर्जन में अपने आइटरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके कम स्टेप पे अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी के इनवर्स में रिकर्जन्स को हम प्रेफर नहीं करते, आइटरेटिव को करते हैं। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पर रिकर्जन्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, टाइप ऑफ रिकर्जन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये सारी चीज़ें देखी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। कोड एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड ब्लॉग पर शेयर्ड होंगी जहाँ से आप तमाम मटेरियल को डाउनलोड करके यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो डिफरेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे जहाँ पर हम रिकर्जन्स को इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। तो बिहाफ ऑफ दिस वीडियो वो सारी चीज़ें समझना